नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई देश भर की 4-5 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अंत तक देखें। अंत में एक बड़ी खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। खबरों में एक सरकारी आदेश को भी देखेंगे, समझेंगे। तो सभी भाई बहन वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है। खबर है कि 1 लाख लाभार्थियों को बांटा गया पोषाहार। शासन के निर्देश पर जिले में रोस्टरवार चल रहा पोषाहार वितरण सोमवार को खत्म हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने घर घर जाकर लाभार्थियों को पोषाहार का वितरण किया। जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने 1,30,000 लाभार्थियों को 3,67,261 पोषाहार पैकेट बांटकर पोषाहार का वितरण किया। साथ ही 1199 प्रवासी महिला एवं बच्चों को भी पोषाहार मिला। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए डीएम राकेश सिंह ने जिला कार्यक्रम विभाग के सतर्क पोषाहार की अनुमति दी थी। इस पर डीपीओ राकेश कुमार यादव ने रोस्टर बनाकर जिले में पोषाहार वितरण शुरू कराया था। अगली खबर बुलंदशहर से। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने ग्रामीणों के घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग किया। बुलंदशहर गुरुवार को गांव कसेर कला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व आशा कार्यकर्ता ने घर घर जाकर कोविड-19 के तहत थर्मल स्कैनिंग चेक करके कोरोना वायरस पर बचाव हेतु जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार डिबई तहसील के ग्राम चिल्मापुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुष्पा भारती व आशा प्रीति ने ग्राम कसेर कला में टीम बनाकर घर घर जाकर चेक किया और कोरोना वायरस की बीमारी से बचने हेतु साबुन से हाथ धोना, साफ सफाई रखना, मास्क लगाना, दूरी बनाकर रखना, सर्दी, खांसी, बुखार आदि को चेक कराना आदि की विस्तार जानकारी दी। एक सरकारी आदेश जिसके बारे में जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, तो जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी कार्यालय द्वारा लिखा गया ये लेटर आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। सभी परियोजना अधिकारियों को लिखा गया है। भले ही कोई भी लेटर परियोजना अधिकारी को लिखा जाए या फिर अन्य किसी विभाग के अधिकारी को लिखा जाए, लेकिन काम तो कर्मचारियों को ही करना होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ही करना होता है, मिनी कार्यकर्तियों को ही करना होता है। आपको यह लेटर भी समझना पड़ेगा। इसका विषय है डिजिटलीकरण के संबंध में। अब आपको पता ही है, हमने भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि डिजिटलीकरण का काम चालू है। 30 तारीख तक डिजिटलीकरण का काम जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को करना था, इसका डाटा आगे भेजना था। उसी के आगे के प्रोसेस के बारे में यह लेटर लिखा गया है, उसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। ये लिखा गया है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त पत्र संख्या 200 दिनांक 24 जून 2020 यानी कि 24 जून 2020 को एक लेटर आया था जिसका पत्रांक संख्या 200 था। उसी में डिजिटलीकरण के संबंध में बताया गया था। प्राप्त दिशा निर्देश के अनुपालन में आप सभी को ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता जनसेवा केंद्र के कर्मचारियों के दूरभाष नंबर यानी कि टेलीफोन नंबर दिए गए थे, उसकी जानकारी आप लोग दे चुके हैं। तत्क्रम आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप लोग जन सेवा केंद्र के कर्मचारी के दूरभाष नंबर यानी कि जो फ़ोन नंबर हो, मोबाइल नंबर है, उस पर संपर्क करके आंगनवाड़ी केंद्रों की फीडिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए तथा प्रतिदिन कितने केंद्रों की सूचना जन सेवा केंद्रों के कर्मचारियों पर परियोजना से प्राप्त की गई है, इसकी सूचना भी दी जाए ताकि प्रतिदिन संकलित सूचना निदेशालय बाल विकास सेवा में पुष्टाहार उत्तर प्रदेश में भेजी जा सके। सूचना अप्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी व क्षेत्रीय मुख्य सेविका जिम्मेदार होंगी। हमने बताया ना कि आपको कि सारी चीज़ें कुल मिला के घूम फिर के आएगी सेविकाओं पर ही। अब क्षेत्रीय मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर अगर जिम्मेदार होंगी तो उसके नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ आती हैं, वो जिम्मेदारी हो जाएंगी, मिनी कार्यकर्तियाँ जिम्मेदार हो जाएंगी। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि बाल विकास परियोजना फूलबेहड़ एवं नहका आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के फीडिंग का कार्य आज दिनांक 2/7/2020 को शुरू हो गया है, यानी कि 2 जुलाई को यह कार्य शुरू कर दिया गया है। अतः पुनः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि अपने ब्लॉक से संबंधित जन सेवा केंद्रों के कर्मचारियों के दूरभाष नंबर पर संपर्क करके इस कार्य को प्राथमिक रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कुल मिला के यहाँ बात समझने वाली यह है कि सभी जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उनको यह निर्देश दिया गया है कि वो जो जन सेवा केंद्र के कर्मचारी उनसे बात करें। अगर जन सेवा केंद्र के कर्मचारी द्वारा यह कह दिया जाता है कि इसका हमें नहीं मिल पाया है, इसका डिजिटलीकरण का डाटा हमें नहीं मिला है, यहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो उसमें फंसेंगी सिर्फ सुपरवाइजर। और उसके बाद जब सुपरवाइजर फंस जाएंगी तो फिर कार्यकर्तियाँ भी वंचित नहीं रह सकती। इससे यह भी समझ लेना बहुत ही जरूरी है। हमारी अगली खबर है कि घर घर जाकर सभी की जाँच होगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार संक्रमण की बीमारी से नियंत्रण पर रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को
2 जुलाई से मेरठ मंडल में 6 जिलों में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत में 100% सैंपलिंग करके टेस्टिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक बृहद कार्य योजना तैयार की गई। इसके बाद बाकी के अन्य 17 मंडलों में 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक घर घर सर्विलांस टीम पहुंचकर अभियान शुरू करेगी। हमने पहले ही बताया था आपको कि जो सर्विलांस टीम है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी, आशा कार्यकर्ती शामिल होंगी। तब कुल मिला के बात यह है कि अभी तक जो संक्रमित होने के जिनके शंका थे, जो बाहर से लोग आ रहे थे, उनकी जांच की जा रही थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब घर घर जाकर हर घर पे हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो यह काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब घर घर जाकर जांच करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा जांच होगी उतनी ज़्यादा इस बीमारी से बचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन समस्या अब और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जा रही है कि अब आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ती दोनों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनको और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी और उनको अब घर पे टाइम नहीं दे पा रही, वैसे भी नहीं टाइम दे पा रही थी। एक तो उनके घर का खर्चा चलाना इतना मुश्किल होता है, उनके मानदेय की इतनी दिक्कतें आ रही हैं। हम डेली हर वीडियो में यही बात बताते रहते हैं कि उनके मानदेय की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक तो उनका मानदेय इतना कम है कि वैसे भी घर का खर्चा नहीं चल सकता है, लेकिन उतने पर भी उनका मानदेय भी समय से नहीं दिया जाता है। जो 4,000, 5,000, 6,000 उनका मानदेय है वो भी उनको समय से नहीं दिया जाता है। 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक रोका जाता है। उसके अलावा ये प्रोत्साहन राशि की बातें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, आशा कार्यकर्तियाँ दोनों मांगे कर रही हैं कि हमें इतने खतरनाक काम में भेजा जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ और आशा कार्यकर्तियाँ दोनों का कहना है कि हमें कम से कम 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाए। लेकिन किसी भी राज्य की न तो सरकारें सुन रही है, न तो केंद्र की सरकार सुन रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि दिया जाए। अगली खबर है कि डीपीओ ने रोका 2 सीडीपीओ का वेतन। संचारी रोग नियंत्रण के बीते 30 जून को उप जिलाधिकारी सेवराई की ओर से बैठक बुलाई गई। इसमें 2 सीडीपीओ की अनुपस्थिति रहना महंगा पड़ गया। डीपीओ ने इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसमें 2 सीडीपीओ सहित कुल 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगे गए। यानी कि वो क्यों नहीं उपस्थित है, उनकी अनुपस्थिति का कारण क्या था वो बताना होगा, उन्हें नोटिस के जरिए बताना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा। अब आज की सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जिस पर हमें चर्चा करना है, जिस पे गहराई से बात करनी है। उस खबर की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलुओं पे बात करनी है। खबर है कि सरकारी स्कूलों में भी होगी प्री प्राइमरी क्लासेस। वैसे तो इसे हम अच्छी खबर कह सकते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की तरह जब गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्री प्राइमरी की क्लासेस चलेंगी तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राइमरी स्कूलों में बदलने की बात भी चल रही है। सब कुछ सही है, लेकिन साथ ही कुछ गंभीर सवाल भी हैं कि प्री प्राइमरी में तो बदल देंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदल देंगे और सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी क्लासेस चलने लगेंगी। तो केंद्रों को बदलने के बाद यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर भी चाहिए। जो प्री प्राइमरी टीचर होंगे तो क्या बाहर से आएंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है कि क्या प्री प्राइमरी टीचर होंगे, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ही होंगी या फिर बाहर से अपॉइंट किए जाएंगे। अगर आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदला जाएगा तो या तो आंगनवाड़ी बहनों को ही टीचर बनाया जाएगा या फिर अलग से टीचर आएंगे। अलग से टीचर आएंगे तो बहनों का क्या होगा, और अगर टीचर बहनें ही बनती हैं तो बहनों का क्या होगा। मतलब यह कि अगर बहनों को टीचर बना दिया जाता है तो क्या बहनों को स्थायी कर्मी बनाया जाएगा, उसके बाद टीचर की तरह सैलरी देंगे तब काम करवाएंगे, या फिर जैसे काम कर रही मानदेय पे उसी तरीके से काम करती रहेंगी। अगर ऐसे ही काम करेंगे तो फिर काहे की खुशी, काहे की प्री प्राइमरी स्कूल बनाने की खुशी। इसके अलावा भी तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, जैसे कि प्राइमरी टीचर कहाँ से आएंगे। अगर बहनों को ही टीचर बनाया जाएगा तो क्या सभी बहनें प्री प्राइमरी टीचर बन जाएंगी या कुछ को ही बनाया जाएगा। अगर कुछ को ही बनाया जाएगा तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, योग्यताएं क्या होगी, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कितने दिनों तक काम किया होना चाहिए, ये सारी योग्यताएं कितनी होगी। क्या मानदेय पर ही काम करेंगे या फिर स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा। अगर स्थायी कर्मचारी बनाया जाता है तो वेतन कितना होगा, काम कितना करना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल हमेशा मन में उठते रहते हैं। जब भी कभी प्री प्राइमरी स्कूलों की न्यूज आती है, जब भी ऐसी न्यूज आती है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों में तर्ज किया जाएगा, बदला जाएगा, तब ऐसे सवाल मन में हमेशा उठते रहते हैं। तो अगर केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदलने से पहले इन सवालों के जवाब मिल जाए, हमें सरकार इन सवालों का जवाब दे दे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, जो उन्हें पूछना चाहती है, उनके मन में काफ़ी सवाल चल रहे हैं, हमें भी उन सवालों के जवाब चाहिए, तो सरकार पहले इन सवालों के जवाब दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा, अलग से टीचर आएंगे या फिर आंगनवाड़ी बहनों को ही टीचर पर रखा जाएगा प्री प्राइमरी टीचर के रूप में। अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा लें। उसके बाद घंटी बन के आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।